सूरज भले ही अप्रैल और मई के महीने में आग बरसाएगा, लेकिन सियासी टेम्परेचर मार्च के महीने में ही पीक पर पहुंच गया है। 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में चुनावी बिगुल बजने के साथ ही सभी दल चुनावी जंग के मैदान में उतर चुके हैं। चुनावी रैलियों के आगाज के साथ साथ जुबानी वार पलटवार का सिलसिला आगे बढ़ चुका है। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सुपरफास्ट। मैं हूं आपके साथ अदिति मिश्रा। केरल, असम, पुडुचेरी, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु में चुनाव होने वाले हैं, लेकिन सबसे बड़ी और दिलचस्प लड़ाई इस बार ममता के गढ़ यानी पश्चिम बंगाल में है, जहां देश के कई राज्यों में अपना सूखा खत्म करने वाली भारतीय जनता पार्टी यहां पर भी कमल खिलाने के सपने को साकार करने का दम भर रही है। और वहीं करीब 15 सालों से सत्ता पर काबिज ममता बनर्जी चौथी बार मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रही हैं, इतिहास रचने का ख्वाब देख रही हैं। चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद से ही तबादला एक्सप्रेस की सुपरफास्ट रफ्तार ने ममता दीदी की टेंशन और अधिक बढ़ा दी है। ममता बनर्जी और उनकी पार्टी टीएमसी चुनाव से पहले होने वाले तबादलों को कथित तौर पर भारतीय जनता पार्टी और ईसी की साजिश करार दे रही हैं, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी का दावा है ममता दीदी हार के डर से बौखला गई हैं। इतना ही नहीं, शुभेंदु अधिकारी के सामने भवानीपुर से ममता ने मैदान में उतरने की चुनौती को भले ही स्वीकार कर लिया हो, लेकिन बीते चुनाव में शुभेंदु अधिकारी से अपनी पसंदीदा नंदीग्राम सीट हारने वाली ममता बनर्जी के इस फैसले पर बीजेपी का मानना है कि भवानीपुर से चुनाव लड़ने का फैसला ही ये बताने के लिए काफी है कि ममता हार के डर से कितना ज्यादा भयभीत है। 294 सीटों पर 23 और 29 अप्रैल को 2 चरणों में होने वाले इस चुनाव में कौन मारेगा बाजी? क्या बंगाल में ममता का मैजिक इस बार कमल के सामने फीका पड़ेगा या लगातार 4 बार सीएम बनने का ममता का सपना साकार होगा? घुसपैठी और कानून व्यवस्था को आगे कर पश्चिम बंगाल में कमल खिलाने के ख्वाब में बीजेपी को कितनी सफलता मिलेगी, कितनी तैयारी भारतीय जनता पार्टी की, कौन किस पर कितना भारी इस बार एसआईआर वाला फैक्टर क्या साबित होगा, जीत हार का एक्स फैक्टर? इन तमाम सवालों के साथ चर्चा होगी, लेकिन उससे पहले कुछ बयान। कोई महामुकाबला भवानीपुर में नहीं हो रहा है। ममता बनर्जी 50,000 से ज्यादा वोट से जीतने वाला है। शुभेंदु अधिकारी दोनों ये यहाँ पर भवानीपुर में तो हारेगा ही, नंदीग्राम में ये लड़ाई किसके बीच है? पवित्रों के बीच और पाप के बीच। नंदीग्राम में ये लड़ाई है किसके बीच? पवित्र के बीच और पाप के बीच। तो पब्लिक पवित्र के पास रहेगा। ममता बनर्जी खुद चाहती है पश्चिम बंगाल में दंगा लगे और इसीलिए उन्होंने हिंदू मुसलमान को भड़काने का कोशिश कर रहा है, लेकिन हिंदू मुसलमान उभय संयम बजाय रखा। ममता बनर्जी का बहकाव में वो लोग आया नहीं, इसीलिए पुलिस का जो परिवर्तन हुआ वो सारे ममता बनर्जी का जितना चापलूस था उन लोगों को लाके उन्होंने एक सिंडिकेट बना दिया। वही सिंडिकेट को इलेक्शन कमीशन तोड़ा और इलेक्शन कमीशन जो अच्छा और रिकॉर्ड अच्छा है जिन पुलिस अधिकारी का, ऐसा रिकॉर्ड अच्छा वाला पुलिस अधिकारी लोगों को लाया जो आगे चल के चुनाव साफ और सुथरा हो और चुनाव में हिंसा ना हो, ऐसा बंदोबस्त जरूर करें। नंदीग्राम में हारे हैं ममता बनर्जी पिछली बार, तो इस बार नंदीग्राम में खड़े होने की हिम्मत नहीं हुई। भवानीपुर में है, भवानीपुर में भी हारेंगे। क्या है, शुभेंदु ने एक बार हराया है, बीजेपी ने एक बार हराया है, तो दूसरी बार हारेगी। और ममता बनर्जी की इस हार के साथ उनकी पॉलिटिकल जर्नी जो है उसका फेयरवेल होगा। हम फेयरवेल देंगे बहुत बढ़िया से। तो देखिए, बंगाल में सियासी टेम्परेचर बढ़ चुका है, क्योंकि जैसे ही चुनाव आयोग ने 16 मार्च की वो तारीख जब चुनाव आयुक्त ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ज्ञानेश कुमार ने जानकारी दी कि 2 चरणों में मतदान होगा बंगाल में। पश्चिम बंगाल में 23 और 29 अप्रैल को वोटिंग होगी और इसके बाद 4 मई को नतीजे डिक्लेयर होंगे। आचार संहिता भी लागू कर दी गई और उसके बाद सभी चुनावी दल अपनी अपनी रणनीति को लेकर मैदान में उतर गए हैं। वॉल पेंटिंग के जरिए देखिए किस तरीके से वोट की अपील की जा रही है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के समर्थक टीएमसी पार्टी जो है वो वॉल पेंटिंग के जरिए भी वोट की अपील कर रही है। भवानीपुर विधानसभा सीट से इस बार ममता बनर्जी मैदान में हैं। सामने उनके हैं प्रतिद्वंदी शुभेंदु अधिकारी, जिन्होंने बीते चुनाव के दौरान भी ममता को हराया था। बेहद अप्रत्याशित रूप से उन्होंने जीत दर्ज की थी। बेहद कड़ा मुकाबला, बड़ा मुकाबला देखा गया था जिस तरीके से नंदीग्राम सीट पर और इस बार भवानीपुर सीट से
ममता बनर्जी ने बीजेपी की चुनौती स्वीकार करके मैदान में उतरने का फैसला लिया। भारतीय जनता पार्टी ने 144 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान भी किया और इसके ठीक एक दिन बाद 17 मार्च की तारीख जब टीएमसी ने अपने 291 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। बताते चले 294 कुल विधानसभा सीटें हैं, लेकिन टीएमसी 291 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बाकी 3 सीटों पर उसकी सहयोगी पार्टी चुनावी मैदान में उतरेगी। तो देखिए, इस बार ये जो महामुकाबला है पश्चिम बंगाल का बेहद बड़ा और कड़ा इसलिए भी होने जा रहा है क्योंकि एसआईआर प्रक्रिया को लेकर जिस तरीके से ममता बनर्जी लगातार सवालात उन्होंने उठाए, भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा किया, साफ तौर पर एजेंट बताया बीजेपी का चुनाव आयोग को। ये पूरा मामला लेकर ममता खुद कोर्ट भी पहुंची थी। काला कोट पहनकर किस तरीके से ममता ने दलील रखी थी कोर्ट में। तो देखिए, इस बार एक तरफ भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है कि दीदी की विदाई बंगाल से तय है, पश्चिम बंगाल से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का जाना तय है, तो दूसरी तरफ बीजेपी पूरे जोरों शोरों के साथ चुनावी मैदान में उतर चुकी है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार रैलियां करते देखे गए चुनाव के ऐलान से पहले से ही, जो भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज लीडर्स हैं वो चुनावी जनसभा, चुनावी रैलियों को संबोधित करते हुए देखे गए। तो और इस बार देखिए, पहली बार ऐसा होने वाला है जब 2 चरणों में ही पश्चिम बंगाल के जो चुनाव हैं 294 सीट के लिए वो संपन्न करा लिए जाएंगे। कई बदलाव इस बार देखे जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी हमलावर हैं, चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगा रही हैं। जिस तरीके से जो चुनाव के ऐलान है उसके ठीक बाद से लगातार जो ट्रांसफर का सिलसिला है, तबादला एक्सप्रेस सुपर फास्ट अंदाज में दौड़ती नजर आ रही है पश्चिम बंगाल में और इसको लेकर ममता बनर्जी की पार्टी लगातार हमलावर भी है। बड़ा सवाल यह है कि पश्चिम बंगाल का ये जो रण है बेहद दिलचस्प होता जा रहा है जैसे जैसे दिन करीब आ रहे हैं। 23 अप्रैल को पहले चरण का मतदान और इसके बाद 29 अप्रैल को दूसरे चरण की वोटिंग होगी और 4 मई को नतीजे डिक्लेयर होंगे। ये पता चलेगा कि बंगाल का बाजीगर इस बार कौन, क्या ममता बनर्जी जो लगातार 15 साल से सत्ता पर काबिज हैं, क्या वो चौथी बार भी इतिहास रचेंगी, चौथी बार महिला मुख्यमंत्री किसी राज्य की बनने का, या फिर ममता का ये जो सपना है उस पर पानी फेरेगी भारतीय जनता पार्टी, जो लगातार ये दावा कर रही है कि इस बार ममता दीदी का फेयरवेल तय है। क्या है सियासी गणित पश्चिम बंगाल की, दीदी की तय विदाई, और क्या बंगाल में अब कमल खिलने की बारी आ चुकी है? क्या भारतीय जनता पार्टी का वो सपना जो लगातार कई दशकों से बीजेपी देखती आ रही है वो इस बार चुनाव में पूरा होगा या इस बार भी हार का सामना करना पड़ेगा? पिछले अगर चुनावों की बात की जाए तो 77 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने में कामयाब हुई थी पश्चिम बंगाल में, लेकिन इस बार ये जो लड़ाई है वो एसआईआर प्रक्रिया के बाद जिस तरीके से 60 लाख वोटर्स के नाम कटे हैं और ममता बनर्जी लगातार ये आरोप लगा रही हैं कि कोई खेला बंगाल में भी किया जा सकता है। तो ये लड़ाई देखिए दिलचस्प होती हुई नजर आ रही है। अगर भारतीय जनता पार्टी जीत दर्ज करने में कामयाब भी होती है पश्चिम बंगाल में, तो क्या विपक्ष फिर से वही ढिंढोरा पीटेगा, वही सिर्फ टव्वल की स्थिति देखने को मिलेगी कि ईवीएम में घोटाला है, चुनाव आयोग बीजेपी का एजेंट है? क्या इन्हीं दावों के साथ विपक्ष फिर से हमलावर होगा, या फिर ममता दीदी का मैजिक अभी भी पश्चिम बंगाल में कायम है? और जैसा कि भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि विदाई नजदीक है ममता बनर्जी की, क्या इससे उलट तस्वीर 4 मई के नतीजों में देखने को मिलेंगी? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। एक बार फिर आपको बयान सुना देते हैं, सियासी बयानबाजी जो जोरों शोरों पर देखने को मिल रही है। महामुकाबला भवानीपुर में नहीं हो रहा है। ममता बनर्जी 50,000 से ज्यादा वोट से जीतने वाला है। शुभेंदु अधिकारी दोनों ये यहाँ पर भवानीपुर में तो हारेगा ही, नंदीग्राम में ये लड़ाई किसके बीच है?
पवित्रों के बीच और पाप के बीच। नंदीग्राम में ये लड़ाई है, किसके बीच? पवित्र के बीच और पाप के बीच। तो पब्लिक पवित्र के पास रहेगा। ममता बनर्जी खुद चाहती है पश्चिम बंगाल में दंगा लगे और इसीलिए उन्होंने हिंदू मुसलमान को भड़काने का कोशिश कर रहा है, लेकिन हिंदू मुसलमान उभय संयम बजाय रखा। ममता बनर्जी का बहकाव में वो लोग आया नहीं, इसीलिए पुलिस का जो परिवर्तन हुआ वो सारे ममता बनर्जी का जितना चापलूस था उन लोगों को लाके उन्होंने एक सिंडिकेट बना दिया। वही सिंडिकेट को इलेक्शन कमीशन तोड़ा। अपने अपने सियासी हथकंडों के साथ चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम अतिथि जुड़ रहे हैं। सबसे पहले अपने खास मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं। गौरव उपाध्याय जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं। पंकज रस्तोगी जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं। साथ ही साथ टीएमसी के नेता सुमित जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुमित मल्होत्रा जी, बहुत बहुत स्वागत आप सभी अतिथियों का। और शुरुआत सुमित मल्होत्रा जी आप ही के साथ। भारतीय जनता पार्टी लगातार दावा कर रही है कि इस बार ममता बनर्जी का फेयरवेल तय है, विदाई तय है। भारतीय जनता पार्टी जिस प्रदेश में जाकर के विपक्ष के लिए चुनाव लड़ती है उस प्रदेश में, वो वहां यही कहते हैं, रिजल्ट कुछ भी हो पर कहते यही है कि बंगाल से जीती गई, 2 कहीं जीती गई। इन्होंने यही नारा दिया था पिछली बार 2021 में, हम सभी को याद है। पर क्या असर हुआ इनका? जाना इन्हें पड़ा। तो वही है इस बार भी होगा। 4 मई भाजपा गई, 4 मई भाजपा गई। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ये कुछ जनता कह रही है। मल्होत्रा जी आप कह रहे हैं 4 मई भाजपा गई, लेकिन सरकार तो आप ही की है, तो भाजपा कहां से जाएगी? जाता तो वो है जो सत्ता में काबिज होता है। देखिए, भाजपा गई का मतलब है जितने तेजी से ये वहां पे चुनाव में जीत के दावे करते हैं, जो सीटें इनकी आई थी उससे भी नीचे आ जाएंगे ये। आप नोट करके रखिए, 40 सीट भी नहीं पाएंगे ये, 40 सीट, यानी 77 से नीचे ग्राफ गिर जाएगा भारतीय जनता पार्टी का। गौरव उपाध्याय जी जवाब दे दीजिए इस बात का। आप 40 सीट मैं कह रहा हूँ, आप नोट कर लीजिए। अरे जिस पार्टी के नाम को भी लोग अब गाली समझने लग जाए, उस पार्टी को सत्ता में रहने का कोई अधिकार ही नहीं है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ। रही बात चुनावों की, तो सबसे पहली बात आपको समझना चाहिए कि पश्चिम बंगाल में जब चुनाव होता है तो पंचायत चुनावों तक में इतनी हिंसा होती है कि जितना पूरे देश में किसी भी राज्य में जितनी हिंसक घटनाएं नहीं होती, जितने लोग मारे नहीं जाते हैं, उससे ज्यादा व्यक्तियों की राजनीतिक हत्याएं ममता बनर्जी के शासन में पंचायत चुनावों में हो जाती है। मैं आंकड़े प्रस्तुत करना चाहता हूं कि 2021 के जो विधानसभा चुनाव हुए उसमें 40 लोग मारे गए। ये राज्य सरकार का डेटा है, इससे ज्यादा लोग मारे गए थे। 23 के पंचायत चुनाव में 45 लोग मारे गए। 2024 के लोकसभा चुनाव में 60 से ज्यादा लोग मारे गए। भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता 154 मारे जा चुके हैं। ये मैं लिट आंकड़ा हमारे गृह मंत्री जी दे चुके हैं। तो अब आप समझिए, जिस राज्य में राजनीतिक हिंसा एक औजार बन गया है चुनाव जीत के सत्ता में बने रहने का, मैं इसी चीज में एक चीज जोड़ना चाहूंगा कि बंगाल में कहावत है, जोर जार मुल्क तार, जिसका मतलब होता है कि जिसके पास ताकत देश उसी का। इसी को हथियार बना के और इसी लाइन को चरितार्थ करते हुए वाम मोर्चा की सरकार 34 साल सत्ता में बनी रही। वही उसके बाद तृणमूल कांग्रेस ने किया। 15 वर्षों से सत्ता में बनी रही किसके सहारे? जो घुसपैठिए आतंकवादी मुसलमान रोहिंग्या बांग्लादेश से चल के आते हैं, भारत में रहने वाले मुसलमानों का हक मारते हैं और यहाँ के संसाधनों पे पलते हैं। उसके बाद देश को मुर्शिदाबाद, मालदा, 24 परगना के ऐसे जिलों को संवेदनशील बना के दंगे कराते हैं। तो राजनीतिक हत्या इनका हथियार बन चुकी है। ठीक है गौरव उपाध्याय जी। पंकज रस्तोगी जी, पहला रिएक्शन आपका इस पर, क्या लगता है इस बार पश्चिम बंगाल का बाजीगर कौन होगा? क्योंकि जिस तरीके से दोनों ही दल चुनावी मैदान में हैं, ममता को हराना क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए इतना आसान होने वाला है जितने बड़े दावे किए जा रहे हैं? देखिए, टोटल एसआईआर होने के बाद, ये समझ लीजिए एसआईआर होने के बाद 7 करोड़ 4 लाख वोटर है, जिसमें 3 करोड़ 60 लाख पुरुष और 3 करोड़ 44 लाख महिलाएं। और जिस तरह से वहां पर अराजकता का तांडव है, जिस तरह से महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार होता है, जिस तरह से तमाम ये घटनाक्रम दिखाई दिया कि वहां जिस तरह से दलित महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाएं होती थी लाइन लगा के,
इनके टीएमसी के लोग जिस तरह से करते थे, तो निश्चित मान के चलिए इस बार का चुनाव निश्चित रूप से बदलाव का चुनाव है। जनता वहां मन बना चुकी है और जिस तरह से प्रधानमंत्री की जनसभाएं हो, चाहे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी की जनसभाएं हो, जिस तरह से और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के संगठन मंत्री सुनील बंसल वहां पर डेरा डाले हुए हैं और जितनी कड़ी मेहनत वो कर रहे हैं, जिस तरह से उनकी सभाओं में भीड़ दिखाई देती है, ये और भारत जिस तरह से बीजेपी ने वहां परिवर्तन यात्रा निकाली 294 विधानसभाओं में, इसके जिस तरह से उसमें जन सैलाब उमड़ा, वो इस बात को प्रदर्शित करता है कि जनता ने मन बना लिया है और जनता जो है बदलाव चाहती है। ये निश्चित, क्योंकि जिस तरह से वहां पर अराजकता का तांडव, भ्रष्टाचार का राज और जिस तरह से वहां के मंत्रियों के घर में नोटों के चट्टे मिले हैं, जिस तरह की चीजें हैं, तो जनता उससे बहुत उद्वेलित। सुमित मल्होत्रा जी, ये मान के चलिए पंकज रस्तोगी जी क्या कह रहे हैं, सुना आपने? 77 अराजकता है, भ्रष्टाचार है, जनता त्रस्त हो चुकी है, जनता बदलाव चाहती है, तो क्या ममता दीदी की साख कमजोर हो रही है? ममता मैजिक जो माना जाता था बंगाल का, वो इस बार धुंधला फीका पड़ रहा है। क्या तैयारियां हैं आपकी तरफ से? किन वादों के साथ आप मैदान में उतर रहे हैं? अतिथि जी देखिए, हमने 5 साल पूरा काम करा है, झूठे वादे नहीं करे हैं। जितनी योजनाएं थी बंगाल की जनता को उसका लाभ मिल रहा है, चाहे 700 हो, चाहे द्वारे सरकार हो, चाहे नाती भंडार वाला हो, कुछ भी हो, हमारी जो है वो सबका लाभ मिल रहा है। सर अभी पंकज रस्तोगी जी कह रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के तौर पे जिस तरीके की बातें रख रहे थे रस्तोगी जी, तो मैंने याद दिला दूं जिस तरीके से मणिपुर के अंदर अभी हमारी माँ बहन जी, जानकारी ठीक कर दूं मैं आपको, पंकज रस्तोगी जी प्रवक्ता नहीं है बीजेपी के, वरिष्ठ पत्रकार हैं। मुझे मालूम है दीदी जी, मुझे मालूम है कि वो एज ए क्या नाम है सीनियर जर्नलिस्ट बन के बैठ रहे हैं वो, ठीक है ना, मुझे मालूम है, ऐसा नहीं है, पर जिस तरीके की बातचीत वो कर रहे हैं उसके लिए जायज यही होता है कि प्रवक्ता के तौर पर समर्थन किया जाए कहाँ रहिए और जिस तरह से आपने गुस्सा किया तो उसको समर्थन किया जाए, तब आप सही मानेंगे। ठीक है, आपके बारे में ममता बनर्जी ने दावा किया था, ममता बनर्जी ने अपनी जनता जनार्दन से वादा किया था कि एक भी वोट हम कटने नहीं देंगे, वो वादा पूरा हुआ क्या? देखिए अदिति जी, अभी तो एसआईआर का कोई ड्राफ्टिंग कोई प्रारूप आया नहीं है जिसके तौर पर चुनाव हो पाए। भारतीय जनता पार्टी चुनाव करा रही है और चुनाव आयोग चुनाव करा रहा है, पर अभी क्या हम लोगों के पास कोई ड्राफ्टिंग दिया नहीं है कि आप लोगों के इतने वोट कट गए हैं, इतने वोट शेष रह गए हैं, कौन वोट डालेगा, कौन जीवित था उसका नाम काट दिया है हमने और फिर से उसे जोड़ा गया है, तो कुछ आया नहीं, तो ड्राफ्टिंग मिली नहीं है, एसआईआर का काम कंप्लीट हुआ है, कैसे चुनाव संपन्न हो पाएगा? मुझे तो एक बात की फिक्र हो रही है, भारतीय जनता पार्टी को कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कह रही है हमारा तो मसला तय टाइम से चुनाव आयोग के इशारे में काम कर रहे हैं। स्थिति में है, आपको यही बिलीव नहीं हो पा रहा है कि चुनाव ठीक तरीके से संपन्न हो पाएगा, ये कहना चाह रहे हैं सुमित मल्होत्रा जी आप? नहीं अदिति जी, अगर आपके पास कोई रिपोर्ट हो आप बताइए, एसआईआर का वहाँ पे काम कंप्लीट हो गया, हमारे पास तो कोई रिपोर्ट नहीं आई है एसआईआर का काम कंप्लीट हुआ, कोई ड्राफ्टिंग नहीं मिली है। पंकज रस्तोगी जी जवाब देना चाह रहे हैं आपका, ठीक है पंकज जी। देखिए, जिस तरह से वहाँ भ्रष्टाचार और आतंक का अराजकता का तांडव है टीएमसी के लोगों द्वारा, तो मान के चलिए चुनाव घोषित होते ही आनंद कुमार ने सबसे पहला काम किया कि वहाँ के डीजीपी को हटा दिया और 19 IAS IPS अधिकारियों को जो मजबूत पदों पर बैठे हुए थे उनको हटाने का काम किया, एक संदेश देने का काम किया। जिस तरह से वहाँ पर इस तरह का नाच हो रहा है, नंगा नाच किया जा रहा है, तो ये पहला काम चुनाव आयोग ने ये किया। और आप ये मान के चलिए कि अभी जनमोहन पार्टी जो हुमायूं कबीर की है, वो भी देखिए प्रत्याशी करेगी, उसे इनकार नहीं किया जा सकता और उसका भी खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। तो ये निश्चित मान के चलिए वो भी सेम लगाएगी आपको, तो ये निश्चित मान के चलिए। और वहाँ की महिलाओं ने तो मूड बना लिया है, महिला वोटर पूरे देश में जहाँ भी चुनाव हो रहा है, महिला वोटर सर्वोपरि है, वो वहाँ पर गेम चेंज ओवर साबित होती है महिला वोटर। अभी तक जितने भी विधानसभा चुनाव देश के राज्यों में हुआ, गौरव जी, चुनाव की तारीखों का ऐलान होता है, इधर उधर ट्रांसफर का जो दौर है, सिलसिला वो लगातार बरकरार है। देखिए, मैं सबसे पहले तो देश को याद दिला देना चाहता हूं कि जिस भी पार्टी की सरकार सत्ता में होती है प्रदेश में, और जब वहां पे चुनाव आयोग जो कि एक संवैधानिक संस्था है, वो अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए अगर उसको लगता है कि कोई भी अधिकारी, फिर वो चाहे राज्य का प्रमुख सचिव हो, गृह सचिव हो, डीजीपी हो, जिसको कि अभी
जो है हटाया गया है, ट्रांसफर किया गया है, तो जाहिर सी बात है वो संवैधानिक संस्था है, उसके पास अपनी शक्तियां संविधान से प्राप्त हैं। अगर उसका उपयोग करके वो कुछ भी कर रहा है तो सवाल जवाब उठाने वाले हम और आप कौन होते हैं? राजनीतिक पार्टियां सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकती हैं। जो पश्चिम बंगाल में किसी भी नहीं भारतीय जनता पार्टी ने कोई सवाल जवाब, देखिए यहाँ पे लोकसभा चुनाव हुए, कितने अधिकारी बदले गए, उत्तर प्रदेश में चुनाव होते हैं, कितनी बार अधिकारी बदले जाते हैं, जबकि सरकार अपनी है, किसी मतलब अपनी सरकार में होते हुए वो अधिकारी चुनाव से पहले अपने अपने स्थापित करते हैं। सभी का है, चाहे भाजपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे सपा हो, चाहे तृणमूल कांग्रेस हो, राज्य सरकार चुनावों से पहले अपने अधिकारियों को बैठालना चाहती है। ये एक मतलब बेसिक्स है। लेकिन चुनाव आयोग अपनी संवैधानिक संस्था होते हुए, अपने संविधान के द्वारा प्रदत्त की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए अगर किसी अधिकारी को तबादला करती है तो उसके ऊपर सवाल नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि आप सवाल उठा रहे हैं संवैधानिक संस्था पे। दूसरी बात, ममता बनर्जी को किसी भी भारतीय के वोट कटने पे मलाल नहीं है। ममता बनर्जी को चिंता है उन घुसपैठिए आतंकवादी रोहिंग्या बांग्लादेशी मुसलमानों से, जिनको एक सुरक्षित पनाहगार बन चुकी हैं, जिनको वहां पे सुरक्षित स्थान दिया गया है। पश्चिम बंगाल में, मुर्शिदाबाद, मालदा, 24 परगना में डेमोग्राफिक बदलाव आ चुका है, जिसको राज्य सरकार भी स्वीकार कर चुकी है। ममता बनर्जी इस देश की सुरक्षा से खिलवाड़ कर रही है, वो बॉर्डर पे फेंसिंग नहीं करने दे रही है। ममता बनर्जी चाहता हूँ 2011 में ममता बनर्जी वाम मोर्चा की सरकार हटा के लगभग 184 सीट जीत के आई थी। 15 साल से वो शासन में है। उनके शासन में पर कैपिटा इनकम की हालत में बता देता हूं कि 1964 में जो रैंक 3 था, मतलब पश्चिम बंगाल तीसरी रैंक पे था पूरे देश में, 2024 के आंकड़े में वो 24वें स्थान पे पहुंच गया। तो पश्चिम बंगाल गर्त में समाता जा रहा है, जिसको उबारने का काम करेगी भारतीय जनता पार्टी। लोगों को सुरक्षा मिलेगी, रोजगार मिलेगा, व्यवसाय होगा, लेकिन सुरक्षा एक सबसे बड़ा मुद्दा है जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी सुरक्षा देने के लिए तत्पर है। ठीक है, घुसपैठियों का वोट कट रहा है, रोहिंग्यों का वोट कट रहा है, इसलिए ममता बनर्जी बेचैन हैं, ये कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गजों के भी बयान सामने आए हैं। और सुमित मल्होत्रा जी, क्या ये नहीं लगता जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद बंगाल के लिए मोर्चा संभाले रहे, अभी 14 तारीख को ही बेहद भव्य रैली का आयोजन हुआ था बंगाल में, प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे थे, बंगाल वासियों को तमाम सौगातें भी केंद्र सरकार की तरफ से दी गई, तो क्या ये नहीं लगता कि कहीं ना कहीं आपकी जो फील्डिंग है वो कमजोर हो सकती है? हमारी कोई अदिति जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी आज देश में सरकार बनाई हुई है और सारे संस्थान इसके पास है, मजबूत है, सीबीआई है, ईडी है, हर चीज से मजबूत है। शक्तिशाली है, शक्तिशाली में हम लोग भी लड़ रहे हैं, हमने कहा कि भारतीय जनता पार्टी पूरा दम लगा देगी, सारे मुख्यमंत्रियों को लगा देगी, सारी एजेंसी लगा देगी बंगाल जीतने के लिए। 2021 में भी लगाया था, 2026 में भी लगाएंगे, और जीत नहीं पाएंगे। 2021 में भी हराया था, इस बार भी हराएंगे। हमने ममता को पहले भी हराया है, 2000 वोट हराया, इस बार तो 200 सीटें हराएंगे। दम है तो ममता बनर्जी को जीत दिला के दिखा दे। नंदीग्राम से भगा के हराया था 2000 वोटों से, वही तो ममता को नहीं हरा पाएंगे, 200 सीट पे हरा देंगे, 200 सीट पे हरा के दिखाएंगे। सुमित मल्होत्रा जी, भारतीय जनता पार्टी ये भी कह रही है, तमाम अभी बयान मैं सुन रही थी सांसदों के सामने आ रहे हैं बीजेपी के, जो कहते नजर आ रहे हैं कि भाई ममता बनर्जी तो डर गई, इसीलिए नंदीग्राम में दोबारा उन्होंने लड़ने की नहीं सोची, इसीलिए भवानीपुर चली गई डर से। ऐसा है क्या कि पिछली बार नंदीग्राम से हार गई करीब 2000 वोटों से, इस वजह से इस बार भवानीपुर को चुना, लेकिन वहां भी शुभेंदु अधिकारी हैं? नहीं, डरने की कोई बात नहीं है। क्या नाम, शुभेंदु अधिकारी ने जिस तरीके से दीदी को चैलेंज करा, आप आइए चुनाव लड़िए, मेरे सामने लड़िए, तो दीदी का सीधा वो था कि मैं लड़ूंगी। और ये कोई वो नहीं है कि डरना। मुझे बताइए, अगर देश के प्रधानमंत्री इतने बड़े वो थे तो गुजरात छोड़ के उत्तर प्रदेश क्यों आए, और जो कि 3 लाख वोटों से पिछली बार जीते थे, 1.5 लाख से क्यों जीत बार हार रहे थे, जो 1 घंटा हिस्सा बंद कर दिए गए, सबके सामने है रिकॉर्ड, 1.5 लाख से जीत रहे। राहुल गांधी 3-4 लाख वोटों से जीत रहे और देश के प्रधानमंत्री 1.5 लाख वोटों नहीं। बड़े शर्म की बात है। जरा से 11 में कार्यकर्ता ने आपको 1.5 लाख के नाम में जोड़ा, बड़े शर्म की बात है बनारस के अंदर। और अभी तो रुकिए, जब चुनाव होगा ना, देश के प्रधानमंत्री वहां से बनारस के आगे दिखा दे, हार का सामना करना पड़ेगा। मैं दावे से कह रहा हूँ, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने हमारे सुमित मल्होत्रा जी, अभी तो चिंता बंगाल की करनी चाहिए ना, अभी तो चिंता बंगाल की होनी चाहिए, पश्चिम बंगाल की होनी चाहिए। चुनाव तो बंगाल में करीब आ रहे हैं,
सर पर है, करीब भी नहीं आ रहे हैं, और आप चिंता कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी की। नहीं, आप लोग चिंता करिए, आप लोग भाजपा की चिंता करिए, आगे तो चिंता करनी होती नहीं है अपनी। मुझे चिंता करने की आवश्यकता नहीं है सुमित मल्होत्रा जी, मैं किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं रखती हूँ। नहीं, हमें मालूम है कौन सा चैनल किसका चैनल है, क्या है। अरे आपको मीडिया पे भरोसा नहीं, आपको सुमित मल्होत्रा जी, अवैध रोहिंग्या मुसलमानों का भरोसा है, बांग्लादेशी घुसपैठियों का भरोसा है, लेकिन टीएमसी का अपने देशवासियों का भरोसा नहीं है। चुनाव जीतना चाहती है रोहिंग्या मुसलमानों के भरोसे, भारत के आम जनमानस का वोट तो पा नहीं पाते। मैं पूछना चाहता हूँ सुमित मल्होत्रा, 15 साल से आप सत्ता में एक मंदिर बनाया तो बताइए, चुनाव पास आया नहीं, महाकाल मंदिर के लिए आप दे रही आप जो है पुजारियों को गुजारा भत्ता दे रहे हैं, 15 साल से क्या कर रहे थे? हिंदुओं की सुध नहीं दी क्या? ठीक है, गौरव उपाध्याय जी, नहीं टीएमसी के कार्यकर्ता गौरव उपाध्याय जी, ये तो आपके लिए अच्छी खबर है ना, ये इससे तो आपको खुश होना चाहिए कि बंगाल में भी मंदिरों के लिए जमीन दी जा रही है। नहीं, मैं पूछना चाहता हूँ जमीन देने चाहिए, 15 साल में एक मंदिर नहीं बनाया, मुसलमानों के लिए मंदिर बना रहे हैं, और आज चुनाव आ रहा है तो आप घोषणा करें कि हम देंगे। अरे शर्म आनी चाहिए ममता बनर्जी को, शर्म आनी चाहिए टीएमसी को। अरे जो पार्टी टीएमसी, ठीक है, इसका जवाब तो मिल जाएगा ना गौरव उपाध्याय जी, इसका जवाब तो मिल जाएगा 4 मई को जब चुनावी नतीजे घोषित होंगे, किसने कितना काम किया है। सुमित मल्होत्रा जी, ये जो आरोप लग रहे हैं कि 15 साल से तो आपको मंदिर नहीं याद आए, लेकिन अब जब चुनाव करीब आ रहे हैं तो आप मंदिर बनवा रहे हैं। मंदिर बनवाया है, बड़े शर्म की बात है, मंदिर बने हुए समय हो गया, और मंदिर कोई वहाँ पे कोई हमारा कोई नहीं, वहाँ की जनता का है, जनता की मांग थी कि मंदिर बनना चाहिए, इसमें क्या गलत है? भाजपा को क्यों दिक्कत हो रही है? राम मंदिर का उद्घाटन करना था, देश की राष्ट्रपति को नहीं बुलाया था, वो अपमान सबसे बड़ा अपमान है। कि दलित थी हमारे राष्ट्रपति जी, उन्हें नहीं बुलाया, अपमान करा, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री चाहते हैं कि पूरे देश में मेरा नाम हो, मैं भी कोई चीज करूँ तो केवल उद्घाटन में मेरी फोटो आए, किसी मंत्री की फोटो ना आए, कुछ नहीं है, केवल मेरा ही नाम चलता रहे। देश के प्रधानमंत्री का वो है। और सुन लीजिए, अभी देश के प्रधानमंत्री बिहार बंगाल पहुंचे थे, तो उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के लोगों को बुला करके, गाड़ियों पे बुला करके प्रचार में भीड़ इकट्ठा करनी पड़ी थी, तब भी भीड़ कर नहीं पाए थे पूरी। क्या भारतीय जनता पार्टी भारत के लोगों को बुलाती है, टीएमसी जैसी पार्टी बंगाल छोड़ के आखिर रोहिंग्या बांग्लादेश के लोगों को बुलाती है। ये टीएमसी है, बॉर्डर खोल रखते हैं, गायों की तस्करी में संलिप्त है वहाँ के कार्यकर्ता। वहाँ का एक पूर्व पार्षद कहता है कि ममता बनर्जी के खिलाफ अगर कुछ बोला तो तुम्हारी माँ बहनों की तस्वीरें नंगी करके घर के बाहर डाल देंगे। ये अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, उनको संरक्षण मिलता है। ठीक है गौरव उपाध्याय जी, सुमित मल्होत्रा जी, पंकज रस्तोगी जी, क्या लगता है इस बार जो सियासी गणित है पश्चिम बंगाल की किसके फेवर में है, और कितना? ठीक है गौरव उपाध्याय जी, सुमित मल्होत्रा जी, इस बार के मुकाबले में जो महामुकाबला है बंगाल की 294 सीटों का, इसमें क्या कुछ पिछले चुनावों से अगर तुलना की जाए तो कितना बदलाव देख रहे हैं? बात तय समझिए, 3 से 77, पहले 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास थी, उसके बाद वो 77 सीटों पे आ गई, और विधानसभा में और 294 सीटें का सदन है। और ये मान के चलिए कि पिछले बार जिस तरह से बहुत सी सीटें बीजेपी 500, 1000, 2000, 1500 ऐसे वोटों से हारी थी, बहुत से ऐसी सीटें बीजेपी को हार का सामना करना पड़ेगा। अगर उनको ले लिया जाता, उस पर जीत हो जाती तो बीजेपी सत्ता में पिछली बार आ गई होती। लेकिन इस बार जिस तरह से एंटी कम्बेंसी वहां पर ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ है बहुत ज्यादा, और जिस तरह से अराजकता का राज, और जिस तरह से ठीक है, लेकिन पंकज रस्तोगी जी 15 साल से मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, पिछले चुनाव में अपनी सीट भी हार गई थी, बावजूद इसके क्या ये नहीं लगता, ये नहीं माना जाना चाहिए कि ममता बनर्जी को हराना इतनी भी आसान प्रक्रिया नहीं होगी भारतीय जनता पार्टी के लिए? नंदीग्राम में 2000 वोट चाहिए, चाहे 10,000 वोट से 500 वहाँ से आपके खिलाफ चुनाव लड़ूंगा, तो ये ममता बनर्जी के लिए मुसीबत का सबब बनेगा। क्योंकि देखिए उनको ज्यादा से ज्यादा अपने क्षेत्रों में ध्यान, अपने क्षेत्र में ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो पिछली बार की तरह इस बार। लेकिन जिस तरीके से ममता बनर्जी ने चुनाव, उसकी स्टार प्रचारक सुमित जी लौटूंगी आपके पास, मौका दूंगी मैं आपको,
टीएमसी की स्टार प्रचारक ममता बनर्जी और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह उनको घेरने का काम किया है, तो निश्चित मान के चलिए उनके लिए ये माथे में बल पड़ने वाला है कि वहां पर शुभेंदु अधिकारी जिस तरह से उनको घेरने का काम कर रहे हैं, तो ये निश्चित रूप से और क्षेत्रों में वो जा नहीं पाएंगे। और दूसरी बात, वहां पर 27% मुसलमानों की जिस तरह से तादाद है और जिस तरह से वहां पर देखिए गृह मंत्रालय कहता रहा, लेकिन उन्होंने जो बांग्लादेश से लगी हुई सीमा है उस पर जमीन का अधिग्रहण न करके वहां न तार की बाढ़ लगने दिया, न कुछ करने दिया। और बल्कि वहां पर जो है आपने रोहिंग्या मुसलमानों सबको, बांग्लादेशी लोगों को बुला के उनके आधार कार्ड बनवाए, उसके बाद वोटर लिस्ट में उनका नाम डलवाया, इस तरह का आपने किया। ठीक है, लेकिन पंकज रस्तोगी जी, एसआईआर तो हो गया है ना बंगाल में, ये बताइए एसआईआर जो है वो इस बार कितना बड़ा फैक्टर चुनाव में नजर आएगा? एसआईआर का जीत या हार में एसआईआर का भी सामना निश्चित रूप से उसके सार्थक परिणाम सामने आएंगे, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। और जिस तरह से वहां पर जन उन्नयन पार्टी जो हुमायूं कबीर की है, जिस तरह से वो उसने भी घोषणा की है चुनाव काफी सीटों पे चुनाव लड़ने की, तो ये भी है वो ममता बनर्जी के मुस्लिम वोटों में ही टेंट लगाने की कोशिश करेंगे। मुर्शिदाबाद, मालदा और तमाम ऐसे देश के बंगाल के ऐसे जिले हैं जहां पर 24 परगना, तमाम जगहों पे, तो उसका नुकसान इनको कहीं ना कहीं होना तय है। और ये देखिए ये त्रिकोणी जिस तरह से समीकरण बन रहे हैं, और फिर उसमें अभी देखिए एआईएम की एंट्री होने वाली है, तो अगर उनकी भी एंट्री होती तो ये सब चीजें, ये सब सीधे मुस्लिम वोटों के कार्ड के लिए ही होगा। वो यानी ममता बनर्जी और टीएमसी के वोटर्स जो है वो खिसक सकते हैं। और महिला वोट, अभी तक जितने विधानसभा चुनाव होते रहे, चाहे वो बॉम्बे का, महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव हो, चाहे आपके बिहार का हो, जहां जहां भी चुनाव हुए हैं वहां पर गेम चेंजर महिला वोटर साबित हुए। और महिला वोटर्स का ज्यादातर रुझान भारतीय जनता पार्टी की तरफ शुरू से रहा है। सुरक्षा, संरक्षा, नारी सशक्तिकरण जितना भारतीय जनता पार्टी के काल में होता है उतना किसी पार्टी में नहीं होता है, ये भी मान के चलिए। और जितना महिलाओं को प्रतिनिधित्व तो भारतीय जनता पार्टी देने का काम करती है। महिलाओं को 33% आरक्षण से लेकर मुस्लिम महिलाओं को तलाक से लेकर मुक्ति दिलाने से लेकर तमाम काम भारतीय जनता पार्टी ने मुस्लिम महिलाओं के लिए और चाहे हिंदू महिलाओं के लिए, क्या है, महिलाओं के लिए उन्होंने बहुत काम किए। उसका सार्थक परिणाम टीएमसी को झेलना पड़ेगा, इससे इनकार नहीं किया। चिल्लाइए मत, सुन लीजिए पहले। और जिस तरह से अराजकता और भ्रष्टाचार का तांडव वहाँ पर देखने को मिला है, और जिस तरह से घटनाक्रम हुआ, जिस तरह से वहाँ पर घर जला दिए जाते हैं, और जिस तरह से चुनाव के बाद हिंसा होती है, और चाहे वो आपके वो तो रिकॉर्ड में आ भी नहीं पाता कितने इस तरह के घटनाक्रम हुए, उसका कहीं ना कहीं आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये निश्चित मान के चलिए, प्रधानमंत्री हो चाहे अमित शाह, जिस तरह से उनकी सभाओं में भारी जमघट दिखाई दे रहा, ये निश्चित ये इस बात का परिचय है। ठीक है पंकज रस्तोगी जी, लेकिन ये जो भव्य जनसभा थी ये तो हमने उस दौरान भी देखी थी जब बिहार में राहुल गांधी यात्रा निकाल रहे थे वोट चोरी के खिलाफ। उस दौरान भी जनसभा ऐसी थी कि देख के लग रहा था कि इस बार तो सत्ता में तेजस्वी और राहुल गांधी आ रहे हैं। उसमें राहुल गांधी जो जनसभा निकाल रहे थे उसमें छोटे छोटे बच्चे थे, नाबालिग बच्चे थे, वो सब नारा लगा रहे थे, उनकी बड़ी तादाद थी। और उस तरह के जिस तरह का जनमत, जिस तरह की भीड़ यहाँ प्रधानमंत्री की सभाओं में देखने को मिले, इस तरह का घटनाक्रम देखने को नहीं। ठीक है, देखना है होगा, लेकिन ये जो भीड़ दिख रही है ये कितने वोटर्स में, कितने वोट्स में तब्दील होती है। वो भी चुनाव लड़ते हैं, ठीक है, नुकसान ममता बनर्जी को। ठीक है सुमित मल्होत्रा जी, नुकसान होता सेंध लगता है आपके वोटर्स में इसलिए भी देखा जा रहा है क्योंकि आप ही के पार्टी के विधायक हुमायूं कबीर जो अब एक नई पार्टी लेकर सामने आ गए हैं, प्रत्याशियों की भी घोषणा कर दी है, आप ही के खिलाफ प्रत्याशी उतार रहे हैं। दूसरी तरफ अजदुद्दीन अवैसी, मुस्लिम वोटर्स कितनी अहम भूमिका निभाते हैं बंगाल में, ये किसी से नहीं छिपा है। हमें हुमायूं कबीर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वहाँ की जनता भली बात जानती है कि हुमायूं कबीर किसके गुलाम है, किसके इशारे पे काम कर रहे हैं, हमें क्या करना है। मुस्लिम समुदाय या हिंदू वहाँ का बंगाली जो भी है वो किसके संग में है, वहाँ का सब जने जानते हैं। पर आज की बात ये हो रही है देश के अंदर, जिस तरीके से एक तरफ युद्ध चल रहा है और एक तरफ गैस के ऊपर किल्लत मची हुई है, जनता को लूटा जा रहा है, देश के प्रधानमंत्री चुप है। अरे ममता बनर्जी परेशान है कि इतनी आफत आ गई, पश्चिम बंगाल को छोड़ के लगा हुआ जो उनका बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, उन राज्यों में तेल गैस की किल्लत हो गई, दाम बढ़ गए, स्कूल यूनिवर्सिटी बंद करा दी गई। लेकिन मोदी जी का ऐसा मैजिक है कि ना तो हमने तेल गैस के दाम बढ़ाए और ना किसी को किसी चीज की कमी होने दी। आप आज गैस बुक करिए, मिल रही है, गाड़ी लेकर निकल जाइए, सीएनजी मिल रही है, पेट्रोल डीजल उसी रेट पे मिल रहा है। अब आप परेशान इसी बात पे कि सरकार को घेरा कैसे जाए। अरे शिप पे शिप मुल्ला फिर आ रहे हैं, मुंबई पे उतर रहे हैं,
हम तो वो कर रहे हैं जो पूरी दुनिया के लोग हमसे पूछ रहे हैं कि मोदी जी ऐसा कर कैसे लेते हैं। विपक्ष परेशान है, ममता बनर्जी की ऐसे से बात लौट रही है। गौरव उपाध्याय जी बात कंप्लीट कर लीजिए। सुमित मल्होत्रा जी बात कंप्लीट करिए अपनी। देखिए अदिति जी, जिस तरीके से देश के अंदर संस्थाएं काम कर रही है, देश के प्रधानमंत्री के संग में सीबीआई, ईडी और चुनाव आयोग, हम तो कह रहे सबको आप ले जाकर के आप फिर से लड़ाई लड़िए, अच्छी बात है। बंगाल में लड़ाई लड़िए, बहुत अच्छी बात है। 2021 में भी जो आपने हक अपने संग में करा था वही इस बार होगा, निश्चित तौर से होगा। वहां की जनता तय करे बैठिए, क्योंकि क्या होता है, ये आते हैं, चुनाव लड़ते हैं, भाग जाते हैं, 5 साल ये लोग दिखाई नहीं पड़ते हैं। आपके नहीं जाते, शुभेंदु अधिकारी वहीं बैठे हैं। ठीक है, लीडर ऑफ अपोजिशन है। चुप करिए। सुमित मल्होत्रा जी, अगर भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने में कामयाब हो जाती है, अगर जो दावा किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से वो सही साबित होता है, तो कल को आप ये तो नहीं ना कहेंगे कि ये तो एसआईआर के जरिए खेला हो गया, ये तो चुनाव आयोग ने खेला करवा दिया। अगर हार गए तो ठीकरा चुनाव आयोग पर, एसआईआर पर तो नहीं फोड़ेंगे ना। नहीं अदिति जी, मुझे बंगाल की जनता का पूरा भरोसा है कि जनता जो भी निर्णय देगी 4 मई को, वो हम सर माथे पे लगाएंगे। हमें जीत देती है, सर माथे पे लगाएंगे। अगर हमें विपक्ष में बैठाने का मौका देती है, हम तब भी सर माथे पे लगाएंगे। पर हमें ये देखना होगा कि अगर ये लोग बंगाल जीतते हैं, अगर तो कितना विकास करेंगे। जिस तरीके से देश में विकास कर रहे हैं 13 साल से, 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा करा था। गौरव उपाध्याय जी देखिए जीतते हैं तो कितना विकास करेंगे, ये तो ठीक है गौरव उपाध्याय जी, लेकिन पहले मेरे इस प्रश्न का जवाब दे दीजिए, क्योंकि इस बार देखिए नाक का सवाल है भारतीय जनता पार्टी के लिए। पश्चिम बंगाल जितने जोरों शोरों से प्रचार किया गया, चुनाव के पहले ही लगातार रैलियां, जनसभाएं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कमान संभाले हुए हैं। बंगाल जीतना भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा सपना रहा है। अगर हार का मुंह देखना पड़ गया इस बार, तो फिर क्या रणनीति होगी आगे? देखिए, सबसे पहले तो हम ये बता देते हैं कि 4 मई ममता दीदी गई। दूसरी बात, पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आके राज करने की नियत से नहीं हम लोग चुनाव लड़ते हैं, हम देश की सेवा करने के लिए चुनाव लड़ते हैं। आप बार-बार विकास की बात कर रहे हैं। मैंने आपको बताया कि 1964 में जब पश्चिम बंगाल की प्रति व्यक्ति आय के रूप में था, आज 2024 में पश्चिम बंगाल 24वें स्थान पे है। ममता बनर्जी कितनी बेहतर आपका प्रशासक है, इसका अंदाजा कैसे लगाइए कि जब रतन टाटा जिंदा थे तो वो इंदौर में जो है आपका टाटा नैनो का प्लान लगा रही है। ममता बनर्जी ने विरोध प्रदर्शन करके वहां पे एक ऐसा माहौल बनाया कि टाटा को वो अपना प्लान उठाकर जाना पड़ा गुजरात, और वही प्लान से गुजरात डेवलप हुआ, आपस इंडस्ट्रीज आई, और आज गुजरात मॉडल को पूरे देश में नहीं विश्व में पढ़ाया जाता है। उसी के साथ हमारे पास जैसी योगी सरकार सत्ता में आई है, तब से देश में प्रदेश में कितना लाखों करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ गया। खुद हमारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जापान जाते हैं और कई लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट लेके आते हैं। तो पहली बात इन्वेस्टमेंट भाजपा के लिए आ रहा है क्या? नहीं, वो देश की सेवा के लिए आ रहा है। हमारे पास जब इन्वेस्टमेंट आएगा तो उससे रोजगार उत्पन्न करेंगे, हम देश की सेवा कर पाएंगे। ये इनके पास कोई और मुद्दा नहीं है देश के विकास के लिए, सिर्फ सत्ता में बने रहने के लिए हिंसा का प्रयोग करते हैं। जब भी पश्चिम बंगाल में चुनाव होता है, वैसे तो चुनाव होता है, मैं इनसे सवाल पूछना चाहता हूँ, पश्चिम बंगाल में कोई देश का ऐसा मुख्यमंत्री बताए जो सीबीआई और ईडी के रेड में जाके उसे हाथ से लैपटॉप छीन लेता है? पहले इत्मीनान से, उसके बाद जवाब दे दीजिएगा। मैं अपनी बात पूरी रखना चाहता हूँ कि मैं इनसे सवाल पूछना चाहता हूँ कि देश का ममता बनर्जी के अलावा क्या कोई ऐसा अराजक मुख्यमंत्री है जो सीबीआई या ईडी जो संवैधानिक संस्था है उसकी रेड में जाके आप उनके जो है जो डिलीवरेबल्स हैं वो आप जो है जाके लैपटॉप छीन लाते हैं? आपके यहाँ पे सांसदों पे बकायदा अराजक मुसलमानों की भीड़, रोहिंग्या मुसलमानों की भीड़ हमला करती है और आप उस पर कार्रवाई नहीं करते। आपके दार में मुर्शिदाबाद में हिंसा हो जाती है और वहां का जो सांसद है यूसुफ पठान, वो एक बार भी नहीं जाता। अपने ही देश में हिंदुओं को विस्थापित होना पड़ता है और आप वहां पे राज्य के गवर्नर को भी जाने की इजाजत नहीं देती हैं। तो बताइए, सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आप पश्चिम बंगाल की जो बंगाल से लगी हुई, बांग्लादेश से लगी हुई सीमाएं हैं, उनको सुरक्षित नहीं रख पा रही। आप बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस को फेंसिंग के लिए जमीन नहीं दे रही हैं। तो भारत में रहने वाला हर व्यक्ति, देश का बॉर्डर कहीं से भी खुला होगा तो वो भारत के लिए सुरक्षा की बहुत बड़ी बात है। तो मैं इनसे सवाल करना चाहता हूँ कि जब भी पश्चिम बंगाल में चुनाव होते हैं, एक बहुत बड़ा मुद्दा है, डेमोग्राफी का बदलाव करके आप सत्ता में क्यों बने रहना चाहते हैं? एसआईआर का मुद्दा उठा रहे हैं, मैं दावे से कह रहा हूँ
भाई जो व्यक्ति यहाँ का जन्मा है, जिसके पास यहाँ के ओरिजिनल, भाई जाहिर सी बात है, बाप दादाओं का रिकॉर्ड तो सब मानते हैं। हमारे यहाँ पे पोती पत्री रहती है, गंगोत्री यमुनोत्री बद्रीनाथ केदारनाथ में जाइए, आपका नाम मिल जाएगा, आपके बाप दादाओं का नाम मिल जाएगा। और आप कहते हैं आपके अपने बाप दादाओं का नाम। पश्चिम बंगाल इकलौता ऐसा राज्य जहाँ पे चुनाव जीत के बांग्लादेशी चुनाव जीत गया, यहाँ पे यहाँ के डॉक्यूमेंट बना के सबसे ज्यादा बम हथियार वहाँ से आपका जो है निकाले गए। ठीक है गौरव उपाध्याय जी, लेकिन अगर ये दावा सही है कि वोट कटे हैं तो फिर वोट तो भारतीय जनता पार्टी के भी कट सकते हैं, केवल टीएमसी के ही कैसे कट रहे हैं? पंकज हाँ। लेकिन ममता बनर्जी को मैं इसी बात को बता देना चाहता हूँ, 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में, अब आप एक बात की स्थिति समझिए, हमारे राज्य में अगर कोई हिंसक घटना हो जाती है और उसकी एनआईए जांच कर रहा है, तो क्या कोई देश का मुख्यमंत्री ऐसा है जो अपने प्रदेश में घटित हुई हिंसा की घटना की एनआईए जांच रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करेगा? सुप्रीम कोर्ट ने अपील को खारिज कर दिया परसों और साफ कहा है कि एनआईए की जांच नहीं रुकेगी। आप सोचिए, देश में एक ऐसा प्रदेश है जहां पे इतनी अराजकता है कि मुख्यमंत्री जिहादी आतंकवादियों को बचाने के लिए फोर्स फ्रंट पे खड़े होकर उनकी तरफदारी कर रही, उनका बचाव कर रही है। ममता बनर्जी को तो इस सत्ता में रहने का अधिकार है ही नहीं, लेकिन उनको शर्म से डूब मरना चाहिए कि वो आतंकवादियों का समर्थन कर रही है, हिंसक घटनाओं का बचाव कर रही है और ऐसे लोगों को सत्ता में बने रखना चाहती है जो। ठीक है गौरव उपाध्याय जी। पंकज रस्तोगी जी, इससे पहले अगर हम बिहार की भी राजनीति देखें, किस तरीके से लालू यादव की सत्ता अराजकता की वजह से ही उन्हें अपनी सत्ता गंवानी पड़ी, जंगल राज के आरोप लगा कर ही उनकी सत्ता में सेंध लगाने का काम पार्टियों ने किया। क्या वही तस्वीर, वही पिक्चर बंगाल में रिपीट होने जा रही है? बिल्कुल, टीएमसी जिस तरह से टीएमसी के शासन काल में जंगल राज बढ़ा है और जिस तरह से वहां पर अराजकता का तांडव है, पुलिस सुनती नहीं है, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को चुन चुन के मारा जाता है और महिलाओं के साथ जिस तरह से अभद्र व्यवहार किया जाता है, गरीब गुरबा लोगों के झोपड़े पट्टी से लेके सबको फूंक दिया जाता है और सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती है, तो ये इस तरह का घटनाक्रम है। और ममता बनर्जी का हमेशा वहाँ के महामहिम राज्यपाल से 36 का आंकड़ा रहता है, चाहे वो जगदीप धनखड़ रहे हो, चाहे उसके बाद जो है दूसरे राज्यपाल रहे, वहाँ हमेशा उनका राज्यपाल से हमेशा सुमित मल्होत्रा जी सुन लीजिए, उसके बाद जवाब ले लूंगी आपका। हमेशा उनसे जो है उनका मत भिन्नता रही और हमेशा वो टीका टिप्पणी करने से बाज नहीं आती थी। और उसके बाद जिस तरह से एसटी समुदाय की देश की प्रथम नागरिक महामहिम राष्ट्रपति महोदया जब वहाँ जाती हैं तो ममता बनर्जी हद कर देती है, मतलब कि वो उनको रिसीव करने नहीं जाती है, ना उनका कोई मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर उनको रिसीव करने जाता है, उनकी घोर बेइज्जती करती है, देश के प्रथम नागरिक की बेइज्जती करती है, कोई नहीं जाता, उनके कार्यक्रम का स्थल बदल दिया जाता है कि जिस तरह से इस तरह से करके वो क्या संदेश देना चाहती है। तो ये ममता बनर्जी का ये सब कृत्य जनमानस देख रहा है और इनको पुरजोर जवाब देगा। उसके बाद सफाई देना तो कौन कहे, वो इस तरह की बातें करती है। तो इस तरह की बात करना, राष्ट्रपति के ऊपर वो टीका टिप्पणी करने से बाज नहीं आती है, जो देश की प्रथम नागरिक हैं। ये सब क्या है, ये सब, और महिला है तो ये देश की प्रथम नागरिक है, उनको भी आप नहीं छोड़ रही है। तो ये ममता बनर्जी का। सुमित मल्होत्रा जी इसका जवाब दे दीजिए, क्योंकि देखिए जिस तरीके से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वहां पहुंची पश्चिम बंगाल में और उनके वेलकम में जाने के बजाय, उनका वेलकम करने के बजाय, प्रोटोकॉल का पालन करने के बजाय ममता बनर्जी ये कहती देखी गई कि बार बार आएंगी तो हम स्वागत के लिए नहीं जा सकते। महामहिम है, प्रथम नागरिक है वो देश की, राष्ट्रपति का पद सर्वोच्च पद है। महामहिम आई थी, किसके कार्यक्रम में आई थी, किसने बुलाया था, ये भी एक सबसे बड़ा मुद्दा है। सुमित मल्होत्रा जी, देश का राष्ट्रपति ठीक है, इतने छोटे से देश के राष्ट्रपति का पद इतना छोटा, इतना बड़ा नहीं होता है। सुमित मल्होत्रा जी बिल्कुल सही कहा आपने, यही मैं आपसे बुलवाना चाहता था। देश के राष्ट्रपति का कद बहुत बड़ा होता है, जिस तरीके से देश के उस पद का सम्मान आपको करना चाहिए था। आपकी सरकार है पश्चिम बंगाल में, देश के राष्ट्रपति का पद बहुत बड़ा होता है। जैसे प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से चुनाव में भेज करके, चुनावी समय में भेज करके सड़क पे खड़ा करके उनसे भाषण करवाया है, बड़ी शर्म की बात है। देश के राष्ट्रपति को आपने चुनावी मैदान में उतारा और बंगाल में, मणिपुर नहीं भेजा, असम नहीं भेजा, कहीं नहीं भेजा, केवल बंगाल में आकर के, उसके बावजूद भी। सुमित मल्होत्रा जी, बेहद हैरानी की बात है कि आपको किसी भी संवैधानिक पद पर या तो भरोसा नहीं रह गया, या तो आप लोग नैरेटिव सेट करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। ना आपको चुनाव आयोग पर भरोसा है, ना आपको राष्ट्रपति के पद पर भरोसा है। क्या
चौड़ा है, इसके अदिति जी, पीछे क्या वजह मानी जानी सुन चाहिए? लीजिए। सुमित अरे मल्होत्रा अदिति जी, जी सुन लीजिए, हम्म, सुन लीजिए, मैं वही बता रहा हूँ अदिति जी, मैं वही बता रहा हूँ आपको। अदिति जी का अपमान कैसे करा था? देश के प्रधानमंत्री ने राम मंदिर के उद्घाटन में बुलाया नहीं, वो अपमान नंबर 1, अपमान नंबर 1 है। और देश के राष्ट्रपति के समय उनके जाती है अयोध्या साहिब के अखबारी जी के जाती है, देश के प्रधानमंत्री बैठे होते वो हर रोज खड़ी होती है, वो अपमान नंबर 2 है। मुझे बताइए देश के राष्ट्रपति का अपमान कब तक होगा? तैयारी चाक चौबंद व्यवस्था है, क्या बात करेंगे आप? चौधरी जी, मैं आपकी बात पूरी सुन नहीं पाया। देश के जी राष्ट्रपति सुमित मल्होत्रा, ठीक है, पंकज रस्तोगी जी, बात कंप्लीट करने दीजिए सुमित मल्होत्रा जी को। और सारे अनुष्ठान ठीक कार्यक्रम है, के मुख्य अतिथि है वो अयोध्या में, क्या बात करेंगे आप? सुमित मल्होत्रा जी, केवल दलित होने की वजह से नहीं बुलाया, दलित में कि दलित, अरे हमने दलित को राष्ट्रपति बना दिया, तुम कह रहे हो दलित को आपका मंदिर नहीं बुलाया? शर्म तो डूब मरो, शर्म तो डूब मरो। अरे डूब न मचिए तुम लोगों को, राष्ट्रपति को। अरे भैया, बंगाल के बगल में समुद्र है, वहां डूब जाओ। दलित की इसलिए नहीं बुलाया। अरे हमने दलितों को भैया राष्ट्रपति बना दिया, रामनाथ कोविंद जी को राष्ट्रपति बना दिया, हमने वो करके दिखाया जो भारत ने कभी नहीं किया था। डूबेगा, किसकी नैया पार लगेगी? सुमित मल्होत्रा जी, जल्दी से बात कंप्लीट करिए अपनी। आप ये कह रहे हैं कि आपने नहीं बुलाया, क्या भारतीय जनता पार्टी ने, क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने राम मंदिर के उद्घाटन में नहीं बुलाया, इसी वजह से आपने प्रोटोकॉल का पालन नहीं करना जरूरी समझा? सुमित मल्होत्रा जी ये कहना चाह रहे हैं क्या? नहीं, उन्होंने सम्मान नहीं किया, कम से कम आप ही कर दिए होते। अरे सुन लीजिए, राम मंदिर के उद्घाटन में देश के राष्ट्रपति जी को नहीं बुलाया, वो अपमान नहीं था, हम नहीं चाहेंगे, वो जनता देख रही है, जनता सब जनार्दन सब जानती है। पर जिस तरीके से केवल और केवल बंगाल में जाकर के देश के राष्ट्रपति जी को भेज करके वहां पे चुनावी समय में भाषण दिलवाना और ये कहना कि ममता बनर्जी के ऊपर आरोप लगाइए, अरे भाई आपको कार्रवाई करनी है, आप अपने ऑफिस जाती है और कार्रवाई करती है, अभी के लिए के ऊपर आपको कार्रवाई करनी है। राष्ट्रपति कभी कोई भाषण नहीं देता राजनीतिक, पहले तो यही समझ लीजिए। अरे सुन लीजिए, गलत बोलेंगे तो देश को गुमराह नहीं करने देंगे आपको। मुसलमानों को देश को बचाने का जो प्रयास कर रही है टीएमसी, एक मुसलमानों को उखाड़ के फेंक देंगे, समुद्र में बहा देंगे, जिस समुद्र को वो पार करके आ रहे हैं, हर उस बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमानों को वहीं से समुद्र में डुबा देंगे अगर उसके देश ने वापस नहीं स्वीकार किया तो। ठीक है, कौन किसे डुबाएगा, किसकी नैया पार उतरेगी, ये जनता जनार्दन तय करेगी। पश्चिम बंगाल में दावे भले ही बड़े बड़े किए जाएं। पंकज रस्तोगी जी, जल्दी से आपका फाइनल रिएक्शन। देखिए, जिस तरह से वहां पर एसआईआर के बाद वोटर लिस्ट सामने आ गई और 7 करोड़ 4 लाख वोटर हैं और 3 करोड़ 60 लाख पुरुष और 3 करोड़ 44 लाख महिलाएं, वहाँ निश्चित रूप से मान के चलिए महिलाओं ने जिस तरह से अराजकता का और बलात्कार का और तमाम इस तरह का घटनाक्रम का दंश झेला है, तो निश्चित मान के चलिए इस बार के चुनाव में महिलाएं बढ़ चढ़ के भाग लेंगी। और निश्चित रूप से ये जिस तरह से ममता सरकार के खिलाफ एंटी कम्बेंसी चल रही है, जिस तरह से वहाँ पर घोर भ्रष्टाचार और अराजकता का तांडव है, तो उसका खामियाजा इनको इस बार भुगतना पड़ेगा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और हुमायूं कबीर भी इनकी पार्टी में डेंट लगाने का काम करेंगे। जिस तरह से मुसलमानों के वोट का ध्रुवीकरण उनकी तरफ दिखाई दे रहा है, जिस तरह से भारी जनपद जो वो उन्होंने बाबरी मस्जिद बनाने के काम के लिए किया, तो उसमें जिस तरह से भारी जन सैलाब दिखाई दिया। सुमित मल्होत्रा जी, आवाज नहीं आ रही आपकी, कि इस बार रिएक्शन लूंगी आपका। सरकार जा रही है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और भारतीय जनता पार्टी की जिस तरह से प्रधानमंत्रियों गृह मंत्रियों अमित शाह जी जिस तरह से भारी जन समुदाय जन समर्थन दिखाई दे रहा है रैलियों में, तो ये इस बात का पर्चा है कि जनता ने वहाँ बदलाव का मूड बना लिया है। और 4 मई को निश्चित रूप से अगर ऐसे ही ये चलता रहा तो निश्चित रूप से मान के चलिए कि इस बार का चुनाव ममता बनर्जी के लिए खतरे की घंटी है, उनकी सरकार जा सकती है। यानी पश्चिम बंगाल में इस बार इतिहास बनेगा, भले ही वो ममता बनर्जी की तरफ से बनाया जाए, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो लगातार सपना देख रही है बंगाल की सत्ता पर काबिज होने का, भगवा लहराने का पश्चिम बंगाल में, वो इस बार सफल होता हुआ आपके मुताबिक नजर आ रहा है। गौरव उपाध्याय जी, जल्दी से फाइनल रिएक्शन दीजिए अपना। मैं सिंपल सी बात ये कहना चाहता हूँ कि पश्चिम बंगाल में चुनाव राजनीतिक हिंसा आम बात है। 2021 के चुनाव 8 चरणों में कराए गए थे, इस बार 2 चरणों में कराए जा रहे हैं, ताकि जो एक गुट बना के जो चुनावी हिंसा जहां जहां पे होते थे वहां चुनावों में हिंसा करने पहुंच जाते थे, उन गुटों को ना तो समय दिया जाएगा। पश्चिम बंगाल का हर व्यक्ति निर्भीक होकर अपना बस वोट डाले, बाकी हर चीज के लिए भाजपा जिम्मेदार है। आपकी सुरक्षा, आपको रोजगार, आपका व्यवसाय, हर चीज आपको सही मुहैया कराई जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने ये ठान लिया है। और
जो पश्चिम बंगाल की जनता है वो भी अगर ये ठान ले तो ममता बनर्जी की सरकार को हम उखाड़ फेंकेंगे। 4 मई को हम आ रहे हैं। ठीक है, दावा वादा बहुत बड़ा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी, लेकिन देखना अहम होगा कि पश्चिम बंगाल की जनता का मन क्या है, पश्चिम बंगाल के दिल में क्या है और किसे जीत का सेहरा पश्चिम बंगाल की जनता 294 सीटों पर किसके सर पर ताज सजता है, ये वक्त बताएगा। 4 मई को जब नतीजे सामने आएंगे तो साफ स्पष्ट हो जाएगा कि किसने जनता के लिए कितना काम किया। क्या 15 साल में ममता दीदी की सरकार का काम कारगर साबित हुआ है, या फिर भारतीय जनता पार्टी जनता को यह भरोसा दिलाने में कामयाब हो गई कि पश्चिम बंगाल में जो अराजकता व्याप्त है उससे निकालने के लिए भारतीय जनता पार्टी को चुनना आवश्यक है। फिलहाल इस खास चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।